morning, children. Today I am going to teach class 10 geography chapter 7. Topic is lifelines of national economy. Today we are discuss about the railways. The Indian Railway is now organized into 16 zones. हमारे देश में रेलवे के कुल 16 जोन हैं. The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic, and administrative factors. The northern plains with and rich agricultural resources provided the most favorable conditions for their growth. However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds pose some obstacle. In the hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are led through low hills, gaps, or tunnels. The Himalayan mountains regions too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population, and lack of economic opportunity. Likewise, difficult to railway lines on the sandy plain of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tract of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand. The contiguous stretches of Sahyadri could be crossed only through gaps or passes. In recent times, the development of the Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region of India. It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. हम लोग रेलवे लाइन के बारे में बात करते हैं तो हमारे उत्तर भारत की जो बनावट है, यहाँ घनी आबादी, प्रचुर मात्रा में जो है कृषि का होना और साथ में यहाँ बहुत ज़्यादा नदियों का जाल होने के कारण, घनी आबादी होने के कारण यहाँ रेलवे का विस्तार बहुत अच्छे से हुआ है. कहीं कहीं जो है नदी पे भी पुल बना करके ब्रिजेज बना करके उस पर भी ट्रेनें को गुजारी जाती है. लेकिन हम देखते हैं कि खास करके जो हिली एरियाज़ है, पहाड़ी एरिया, वहाँ पे ट्रैक लगाना थोड़ा कठिन होता है. वहाँ पहाड़ों को काट करके उसमें जो है उसमें गैप बना करके उसके अंदर टनल के अंदर ट्रेनें चलाई जाती है. लेकिन अगर आप हिमालयन माउंटेन रीजन की बात करेंगे तो वहाँ रेलवे का नेटवर्क स्थापित करना बहुत मुश्किल है. एक तो वहाँ की जगह उबड़ खाबड़ है और दूसरी चीज़ें हैं कि वहाँ की आबादी भी बहुत कम है, जो वहाँ के इकोनॉमी के तौर पे देखा जाए तो फ़ायदेमंद नहीं है. अगर हम लोग वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, वहाँ का जगह इतना बालू है और इतना सैंड है कि वहाँ की ट्रेन को धंस जाने का हमेशा डर बना रहता है. ऐसे बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ ये ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती है. आजकल के हाल के समय में कोंकण कोस्ट में भी ट्रेन की फैसिलिटियाँ प्रोवाइड की गई है. ट्रेन जो होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पैसेंजर को ही ढोती है, साथ में गुड्स को भी ढोती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये सहायता करती है. Today, the railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. आज अगर हम लोग रेलवे के बारे में देखें तो हमारी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करने में, हमारे राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करने में रेलवे यातायात का बहुत महत्व है. However, rail transporter suffer from certain problem as well. ऐसे ठीक है कि रेलवे ट्रांसपोर्ट आज बहुत सारी की समस्याओं का सामना कर रहा है. मैनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट. बहुत सारे लोग बिना टिकट कटाए हुए यात्रा करते हैं. थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी. लोग रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उसकी चोरी कर लेना, ये एक आम बात है. हैज़ नॉट येट स्टॉपेड कम्प्लीटली. इसको पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है. पीपुल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन unnecessarily and this causes heavy damage to the railway. लोग अकारण जो है चलती हुई ट्रेन का चेन खींच करके ट्रेन को रोक देते हैं, जिससे रेलवे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है. Think about it how we can help our railway in running as per the scheduled time. है कि अगर हम लोग ट्रेन को अपना सहयोग देंगे
और ट्रेन अगर अपने शेड्यूल टाइम पे काम करेगी तो रेलवे का और ज़्यादा विकास होगा। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया। ये जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो एक नया तरह की चीज़ है। ये इन द पास्ट दिस वेयर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्री। पहले ये जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो थी उसका काम था शहरों में पानी की आपूर्ति करना, या जहाँ कल कारखाने होते थे वहाँ वाटर सप्लाई का काम करते थे। नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज। लेकिन आज ये पेट्रोलियम पदार्थों को, प्राकृतिक गैस को जो है सो आपको रिफाइनरी तक पहुंचाते हैं, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, एंड ए बिग थर्मल पावर प्लांट, और जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ तक इसको ले जाते हैं। सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। जो सॉलिड होता है उसको कन्वर्ट करके स्लरी में, यानी उसको गैस में कन्वर्ट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कुड बी थ्रू ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। जो हमारे देश में तेल शोधक कारखाना है, बरौनी है, मथुरा है, पानीपत है, या और भी जगह हैं, ये पाइपलाइन के जरिए आसानी से उसको पहुंचाया जा सकता है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज़ हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। जब इसको स्थापित किया जाता है पाइपलाइन को तो उसका जो स्थापित करने के समय बहुत खर्च लगते हैं, लेकिन जब ये एक बार शुरू हो जाती है तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज ऑफ डिलेज। ये जो है किसी भी सामान को बहुत जल्दी ही पहुंचाते हैं। देर आर 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। हमारे देश में अगर ये पाइपलाइन कहें तो तीन तरह की पाइपलाइन है। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश भाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। तो ये तो हम देखते हैं, पहले असम का जो ऊपरी भाग है वहाँ से कानपुर होते हुए ये गुवाहाटी से गुजरते हुए बरौनी और ये इलाहाबाद तक पहुँचते हैं। इट हैज़ ब्रांचेज फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया। अब बरौनी से हल्दिया होते हुए ये राजबंद से ये मौड़ी ग्राम और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाते हैं। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब। सलाया से गुजरात होते जालंधर तक जाते हैं। पंजाब भाया बिरमगांव, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इट हैज़ ब्रांचेज टू कनेक्ट कोयली नियर बड़ोदरा, गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हाजरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। ये गैस पाइपलाइन गुजरात में हाजिरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को भी जोड़ती है। भाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के विजयपुर से। इट हैज़ ब्रांचेज टू कोटा इन राजस्थान। राजस्थान में कोटा से लेके शाहजहाँपुर, बाबरला एंड अदर प्लेसेज इन उत्तर प्रदेश। वाटरवेज। सिंस टाइम immemorial, India was one of the seafaring countries. Its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is a fuel efficient, environmental friendly. हमारे यहाँ जो जल यातायात है वो बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, और इसके ज़रिए किसी भी सामान को बड़ी आसानी से, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, और इसमें जो है फ्यूल की भी खपत बहुत कम होती है, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि हमारे पर्यावरण को इससे नुकसान बहुत कम है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ. Out of this, only 5,685 kilometers are navigable by mechanized vessels. The following waterways have been declared as a national waterways by the government. The Ganga river between Allahabad and Haldia. ये गंगा नदी जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है. ब्रह्मपुत्र river between Sardia and Dhubri. The west coast canal in Kerala, Kottampura, Kollam, Udayog Mandal and Champakkara canals. Specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with
Kakinada, Puducherry stretch of canals. Specified stretches of river Brahmani along the Matai river delta channels of Mahanadi. यानी अलग अलग तरह जगहों से अलग अलग इसका कनेक्शन है जहाँ तक ये जाते हैं. एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनल. देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन which substantial transportation takes place. These are Mandvi, Zuari and Kamburja, Sundarbans, Badak, backwater of Kerala and tidal stretches of some other rivers. तो ये जो मांडवी है या जुआड़ी है या काम्बरजा है या सुंदरबन है, ये सब ऐसी नदियाँ सब है जो खास करके गोवा केरल सबसे होकर के बहती है. Apart from this, India's trade with foreign countries is carried from the ports located along the coast. 95% of the country's trade volume is moved by sea. तो हमारे देश का जो 95% व्यापार जो है इन्हीं रास्तों से होकर के होता है. मेजर सी पोर्ट with a long coastline of 7,516.6 km, India is dotted with 12 major and 187 notified non-major माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स. तो हमारे देश में जो समुद्र तट का जो विस्तार है वो आपको 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें 12 ऐसे बड़े बड़े आपको जो है सो पोर्ट्स हैं. 187 तो नोटिफाइड में है हमारे पास. और हमारा जो विदेशी व्यापार है 95% वो इसी रास्ते से होके जाते हैं. कांडला इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद जो सबसे पहला पोर्ट डेवलप किया गया था वो कांडला कच्छ जो गुजरात में है. टू इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट. उसके बाद मुंबई को बढ़ाया गया. इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन. क्योंकि देश के बंटवारे के बाद जो कराची पोर्ट था पाकिस्तान का वो तो पाकिस्तान में चला गया. कांडला इज ए टाइडल पोर्ट. इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. कांडला एक ऐसा पोर्ट है जहाँ टाइड हमेशा आते रहते हैं. ऑफ हाई प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट. यहाँ से जो है अनाज और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है. स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात. इन रास्तों से होकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जाते हैं. मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विथ ए स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर हार्बर. ये बम्बई जो है एक बहुत बड़ा बंदरगाह में से है. द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विथ ए व्यू टू decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. मारमगांव पोर्ट, ये जो मुंबई पोर्ट थी उस पर जो ज़्यादा प्रेशर ना पड़े उसको कम करने के लिए एक दूसरा पोर्ट जो है आपको मरमगांव पोर्ट को गोवा में डेवलप किया गया था. आज हमने कुछ पाइपलाइंस के बारे में, रेलवेज़ के बारे में और कुछ और पोर्ट्स के बारे में जाना है. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कुछ आगे के टॉपिक के बारे में जानेंगे. थैंक यू.